हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट मीटिंग में हम स्टडी कर चुके थे सिंप्लेक्स की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। अब हम बात करेंगे सिंप्लेक्स की कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट की वीडियोज नहीं देखी हैं वो पहले लास्ट की वीडियोज देखें, क्योंकि अगर आपको पिछली जो वीडियोज हैं उनके बारे में पता होगा तभी आप ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ पाओगे, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो ये प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे हम। ये कहा है इसमें सॉल्व द फॉलोइंग एमपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड, और इसमें आपके लिए जो प्रॉब्लम है मैक्सिमम z इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, ये रखिए यहाँ 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल 100। सेकेंड है इसमें x1 प्लस 4x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल 100। नेक्स्ट है x1 plus x2 plus 3x3 less than equal 100 and x1 x2 x3 greater than equal 0। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम आपके लिए दी गई है। अब देखिए, आपको सबसे पहले हमने बताया था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। सिंप्लेक्स से सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, और उस स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आपको बताया था हमने कि सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम में होना चाहिए। तो यहाँ ये ऑलरेडी मैक्सिमम में है, और यहाँ जो b की वैल्यू है ना, ये क्या है, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये भी पॉजिटिव है। और ये क्या है, कांस्टेंट में होने चाहिए, सॉरी इक्वेशन में होनी चाहिए जो कांस्टेंट दे रखी हैं, यानी जितने भी आपके लिए प्रतिबंध दिए हैं ये क्या है, समीकरण के रूप में होने चाहिए। तो अब हम इनको समीकरण में बदलेंगे। समीकरण में बदलने के लिए आपको हमने बताया था कि इसमें स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल का यूज करते हैं, यानी न्यूनता पूरक चर और आधिक्य पूरक चर का उपयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे इसमें कि यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो लिख सकते हैं हम दी गई समस्या का मानक रूप। तो यहाँ जो मैक्सिमम z है ये 2x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3। ओके, नेक्स्ट है इसमें 3x1, ये सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दे रखी है 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3। दूसरा है ये x1 प्लस 4x2 प्लस x3। नेक्स्ट है x1 प्लस x2 प्लस का 3x3। ये क्या है, लेस देन इक्वल है तो इसको इक्वल में चेंज करना है। तो इक्वल में चेंज करने के लिए तीनों ही कांस्टेंट को, तो आप देखेंगे यहाँ लेस देन इक्वल है ना, तो हमें क्या है, लेफ्ट साइड में कुछ ऐड करना होगा। तो तीनों में ही ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में, यानी ये कह सकते हैं कि न्यूनता पूरक चर सम्मिलित करने पर तो x3 तक तो ये है ही, यहाँ x4 ऐड कर देंगे, इसमें x5 ऐड कर दें मान लो, और इसमें मान लीजिए x6 को ऐड करेंगे। ओके, और ये फिर 0x5 प्लस 0x6 लिख सकते हैं इसको, यहाँ 0x4 प्लस 0x6 लिख सकते हैं, यहाँ 0x4 प्लस 0x5 लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ आपने x4 x5 x6 को ऐड किया, ऐसा करने पे अर्थात न्यूनता पूरक चर यानी स्लैक वेरिएबल ऐड करने पर ये जो कांस्टेंट थी, ये वाली जो कांस्टेंट थी वो क्या इक्वेशन में चेंज हो जाएंगी। तो ये आपको स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट देखिए, जब x4 x5 x6 को यहाँ ऐड किया है तो यहाँ इनकी कॉस्ट 0x4 प्लस 0x5
प्लस 0x6 देंगे और यहाँ लिख देंगे एंड x1 x2 x3 x4 x5 x6 और जो वेरिएबल है वो क्या होंगे ग्रेटर देन इक्वल 0। नॉन नेगेटिव होते हैं ये, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, यानी ये हमेशा क्या होंगे ग्रेटर देन इक्वल 0 यानी धनात्मक ऋणात्मक प्रतिबंध कह सकते हो। अब देखोगे इसमें सबसे पहले हम इसके लिए जैसा कि हमने पिछली जो वीडियोस थी उसमें भी आपको बताया था कि यहाँ सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए के बारे में बात करेंगे, इसके बाद स्मॉल बी की वैल्यू के बारे में बात करेंगे और यहाँ बेसिक यानी इनिशियल बेसिस है प्रारंभिक आधार है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल टू देखेंगे 3 1 1 3 1 1 2 4 1 2 4 1 4 1 3 4 1 3 1 0 0 1 0 0 7 सॉरी 0 1 0 0 1 0 और ये है 0 0 1। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट मीटिंग थी उसमें हमने आपको समझाया था कि अगर यहाँ इकाई मैट्रिक्स नहीं बनता है, देखिए आप देख पा रहे हैं इसमें कितनी रो है 3 यानी 3 पंक्तियां हैं। अगर 3 पंक्तियां हैं तो इसमें 3/3 की क्या एक रो होनी चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो 3/3 की देखोगे यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये लास्ट का जो है ना, ये लास्ट के जो कॉलम है इनकी हेल्प से क्या है एक इकाई मैट्रिक्स बनी हुई है वो भी 3/3 की। तो यहाँ इसको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 मैसेज नाम दे देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ प्रारंभिक आधार में क्या सेलेक्ट होगा कि अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 से ये यहाँ इकाई मैट्रिक्स बनी हुई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको प्रारंभिक आधार को हम लिख देंगे। यहाँ इनिशियल बेसिस की बात करें तो ये बनेगा प्रारंभिक आधार जिसको कैपिटल बी से डिनोट करेंगे तो ये बना अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6। ऐसा क्यों सेलेक्ट किया आपको, जैसा कि हमने बताया कि इन्हीं की हेल्प से क्या बना हुआ है, इकाई मैट्रिक्स बना हुआ है 3/3 का, तो इसीलिए इसको हमने दे दिया यहाँ इनिशियल बेसिस प्रारंभिक आधार। अब देखिएगा इसमें अगर ये प्रारंभिक आधार हो गया तो यहाँ बी की जो वैल्यू रहेगी ना स्मॉल बी वो है आपके पास 100 100 और 100। ओके, अब यहाँ इससे आगे आपको क्या है यहाँ प्रारंभिक सिंप्लेक्स सारणी बनानी होगी। तो प्रारंभिक सिंप्लेक्स सारणी के लिए समझेंगे आप या ऐसे कह सकते हो प्रथम सिंप्लेक्स सारणी। तो प्रारंभिक सिंप्लेक्स सारणी के लिए समझेंगे आप इसमें ये टेबल बनाना आप सभी से आना चाहिए। तो ये जो प्रारंभिक सिंप्लेक्स सारणी है ना, इसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ सी बी बी एक्स बी बी सी जे
बाई 1 बाई 2 बाई 3, क्योंकि देखेंगे आप यहाँ वेरिएबल कितने हैं x1 से x6 तक के हैं, तो यहाँ बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4 बाई 5 बाई 6 और यहाँ थीटा की वैल्यू होती है। ओके, और ये वैल्यू होती है ZJ माइनस CJ, ये हम आपको पहले बता चुके थे। अब देखिएगा इसमें सीबी में क्या लिखेंगे और सीजे में क्या लिखेंगे। सीजे यानी कॉस्ट, जो यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना मैक्सिमम जेड, तो इसमें देखेंगे x1 x2 x3 x4 x5 x6 के जो कोएफिशिएंट हैं वो 257000 257000। ओके, और यहाँ देखेंगे बी में क्या लिखा जाएगा, तो बी में वही लिखा जाएगा जो यहाँ बी में दे रखा है, अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6, अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6। एक्स बी में क्या लिखा जाएगा, बी के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल अल्फा है तो अल्फा के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल एक्स होगा, लेकिन 4 है तो 4। ऐसे यहाँ x5 और ये x6। सीबी में क्या लिखा जाएगा, सीबी में लिखोगे आप 4 5 6 के करस्पॉन्डिंग कॉस्ट। तो देखिएगा 4 5 6 के करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट है ना, तो आप टेबल से देखेंगे 4 5 6 के करस्पॉन्डिंग कहाँ से देखना है, मैक्सिमम जेड जो दे रखा है, तो यहाँ देखेंगे 4 5 6, ये 4 5 6 है ना, इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ कोएफिशिएंट होगा वो क्या है 0 0 0, तो इसको लिख देंगे 0 0 और 0। अब देखिए बी में क्या लिखा जाएगा, बी की वैल्यू है आपके पास 100 100 100। ओके, बी की वैल्यू लिखेंगे यहाँ, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखोगे यहाँ ये जो मैट्रिक्स है ना आपके पास में, इसको आप यहाँ लिख देंगे 3 2, यहाँ 3 2 4 या 3 1 1 2 4 1, 3 1 1 2 4 1 4 1 3 4 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ZJ माइनस CJ की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ZJ माइनस CJ की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले भी हम बता चुके थे, तो ZJ माइनस CJ की वैल्यू किस तरह निकाली जाएगी वो समझे आप। 1 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 आएगा। इन तीनों को ऐड कर दो और ऐड करने के बाद इसके ऊपर की जो वैल्यू है ना 2, इसको माइनस कर दो, तो फाइनली ये बनेगा माइनस का 2। ऐसे ही यहाँ 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0 और ये भी 0 और ये भी 0 और इसमें से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस 5। ऐसे ही 3 इंटू 0 0 होगा, 1 इंटू 0 0 होगा, 4 इंटू 0 0 होगा, तो 0 में से 7 को माइनस करेंगे तो माइनस का 7। ओके, नेक्स्ट देखोगे यहाँ 0 0 0 0 में से 0 को माइनस करोगे तो 0 आएगा। ऐसे ही यहाँ 0 0 0 0 में से 0 माइनस करने पर ये सभी 0 0 बनेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अब आप इसमें थीटा की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे ZJ माइनस CJ में मिनिमम जो वैल्यू है, ZJ माइनस CJ की जो वैल्यू है ना वो सभी पॉजिटिव नहीं है, यानी नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0। सिंस ZJ माइनस CJ नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0, अगर ये 0 से बड़ा नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इस्तेमाल विद्यमान नहीं होगा, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तब इष्टतम हल विद्यमान नहीं है या विद्यमान नहीं होगा। अब नहीं होगा तो फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे, मिनिमम वैल्यू देखेंगे यहाँ ZJ माइनस CJ की, तो मिनिमम वैल्यू क्या है ZJ माइनस CJ में, मिनिमम वैल्यू है -2 -5 -7 0 0 0 में सबसे छोटा मान क्या है, माइनस का 7 है। ओके, तो यहाँ -7 हमने आपको पहले भी बताया था, -7 के लिए देखेंगे बाई 3 के संगत जो सदिश होगा ना वो क्या होगा, अल्फा 3। x1 हो या y1 हो, इनके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर होता है वो अल्फा 1 होता है। x2 या y2 हो तो इनके करस्पॉन्डिंग अल्फा 2 होता है।
x3 y3 हो तो इनके करस्पॉन्डिंग वेक्टर अल्फा 3 होता है, x4 y4 के करस्पॉन्डिंग वेक्टर अल्फा 4 होता है। ओके, इस तरह से आपको अपने माइंड में सेट करना है। तो यहाँ देखेंगे कि ये जो है -7 है अल्फा 3, तो आप क्या करोगे, अल्फा 3 प्रवेशी सदिश हो जाएगा, एंटरिंग वेक्टर क्या हो जाएगा, अल्फा 3 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं अतः प्रवेशी सदिश एंटरिंग वेक्टर जिसे कहें आप बराबर अल्फा 3। ओके, अब ये एंटरिंग वेक्टर अल्फा 3 हो गया ना, तो अब आप डिपार्टिंग वेक्टर देखोगे। तो डिपार्टिंग वेक्टर के लिए आप क्या थीटा की वैल्यू निकालोगे, और थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 3 का भाग 100 में दो, तो यानी 100/3 आया। 1 का भाग 100 में देंगे तो 100 ही आएगा, और 4 का भाग 100 में देंगे तो 25 बनेगा। अब इन सब में छोटा मान कौन सा है, ये तो बनेगा 33.33, यानी 33.33 बनेगा। ये 100 है, ये 25 है, तो 25 सबसे छोटा मान होगा। ओके, अब थीटा की वैल्यू आपको बताई थी मिनिमम 25, 100 और 100/3 में, 25, 100 और 100/3 में जो भी छोटा होगा वह है 25। तो 25 के सामने देखोगे आप यहाँ, तो ये अल्फा 4 है, अल्फा 4। तो आप लिख सकते हो डिपार्टिंग वेक्टर जो बनेगा ना, अपगामी सदिश जो बनेगा, वो आएगा आपके पास में अल्फा 4। तब अपगामी सदिश बराबर अल्फा 4। अब देखिए अपगामी सदिश तो ये हो गया अल्फा 4, अल्फा 4, और प्रवेशी सदिश हो गया y3 के करस्पॉन्डिंग अल्फा 3। तो यहाँ से ऊपर चलो और इसके सामने देखो, तो ये क्रॉस पॉइंट होगा, इसको आप मुख्य अवयव कहेंगे, तथा मुख्य अवयव और यह बनेगा 4। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब आप दूसरी जो है सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे। एक और बात बता दें स्टूडेंट्स आपके लिए, कि ये जो मेथड है ना सिंपलेक्स वाले, थोड़ा सा अजीब लगेंगे आपको। तो आपको क्या करना है कि जैसे अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है समझने में, तो वीडियो को बाद में भी आप पॉज करके देख सकते हैं। ओके, रिपीट भी करके देख सकते हैं आप इसको। तो फिलहाल अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में बता भी सकते हैं। देखिए सेकंड ईयर थर्ड ईयर के एग्जाम होंगे, और बिल्कुल होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर के एग्जाम बिल्कुल नहीं होंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप, यहाँ क्वेश्चन में जो जरूरत पड़ेगी ना आपको, 257,000 की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो हम इसको हटाते हैं यहाँ से। अब सेकंड टेबल देखेंगे आप, इसमें एक आपको मैक्सिमम जेड है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी जब लास्ट में आप सॉल्यूशन निकालोगे, इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालोगे ना। वैरायटी में से एक क्वेश्चन आपका वाइवा में पूछा जाता है, इसीलिए आपको क्या करना है कि डुअलिटी तभी समझ में आएगी कि जब ये सिंप्लेक्स समझ में आ जाए। तो सिंप्लेक्स पहले समझनी है, इसके बाद डुअलिटी को आपको समझना होगा। ओके, तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको बचा के रखा है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, देखिए सिंप्लेक्स सारणी। टेबल का फॉर्मेट वही रहेगा जैसे आपने पहले बनाया। ये थीटा की वैल्यू, सी बी बी एक्स बी बी सी जे, y1 y2 y3 y4 y5 y6। ओके, कॉस्ट उतनी रहेगी यहाँ।
257,000 और यहाँ ZJ माइनस CJ की वैल्यू रहेगी। अब देखिए आपको हमने बताया था कि इसमें यहाँ जो 4 है ना, सबसे पहले आप क्या करोगे, 4 को तो 1 में चेंज करना है। 1 कब बनेगा, यहाँ जब आप 4 से डिवाइड कर दो पूरी इस रो को। जैसे 4 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 25 और ये बनेगा 3/4 और 2/4 करोगे तो 1/2 आएगा, यानी यहाँ आएगा 25। 3 को 4 से डिवाइड करोगे ना, 3 को 4 इस यहाँ 1 बनाना है, तो 1 बनाना है तो पूरी रो को क्या 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा यहाँ 3/4 और ये बनेगा 1/2, क्योंकि 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1/2 रह जाएगा और 4 को 4 से करोगे तो 1 आएगा, 1 को 4 से करोगे तो 1/4 और ये 0 0 आएंगे, क्योंकि 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा 0 0 ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आपको क्या डिपार्ट करना है, डिपार्टिंग वेक्टर क्या है। देखिए अपगामी सदिश जो वो अल्फा 4 है और प्रवेशी सदिश क्या है, एंटरिंग वेक्टर क्या है, अल्फा 3 है। तो यहाँ अल्फा 4 की जगह आपको क्या लाना है, अपगामी का मतलब है टेबल से बाहर निकलना, प्रवेशी का मतलब है उसमें अंदर प्रवेश करना, यानी टेबल में अंदर कौन इंक्लूड होगा। देखिए तो अल्फा 3 आएगा, किसकी जगह आएगा, अल्फा 4 की, तो यहाँ अल्फा 4 की जगह आप क्या लिख दोगे, अल्फा 3। ओके, अब ये x4 है तो इसके अल्फा 3 के करेस्पॉन्डिंग वेरिएबल क्या होगा, x3 होगा। अच्छा, अल्फा 3 के करेस्पॉन्डिंग यहाँ जो वेक्टर आएगा, तो यानी कॉस्ट जो बनेगी, कॉस्ट सीबी कॉस्ट जो बनेगी ना, तो वो क्या रहेगी 3, अल्फा 3 के करेस्पॉन्डिंग। देखो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 के करेस्पॉन्डिंग है, तो ये रहेगी अल्फा 1 के करेस्पॉन्डिंग, ये अल्फा 2 और ये अल्फा 3, तो अल्फा 3 के करेस्पॉन्डिंग कॉस्ट रहेगी यहाँ 7। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए अब बाकी का ये 0 अल्फा, ये जो कि जो रहेगा 0 अल्फा 5 x5, 0 अल्फा 5 x5 और ये 0 अल्फा 6 x6, 0 अल्फा 6 x6। अब देखिए आपको करना क्या है इसमें, यहाँ जो 1 और 3 है ना, इनको 0 0 बनाना है। ओके, यहाँ 1 और 3 की जगह क्या बनाना होगा आपको, 0 0। तो 1 और 3 को 0 0 बनाने के लिए क्या करेंगे आप समझेंगे। यहाँ सबसे पहले आपने जो 1 बनाया है, जिसकी जगह 0 बनाना है, तो इस रो में 1 की जगह 0 बनाना है, तो इस पूरी रो को हम लिख लेंगे और लिखेंगे तो ये कितना रहेगा 100 1 4 1 0 1 0। ओके, अब जो 1 बनाया है ना, ऊपर वाली जो रो थी उसमें 1 बनाया है, 1 बनाने के बाद ये वैल्यू बनी, तो ये 25 इसको नीचे लिख देंगे, 3/4 1/2 1 1/4 0 0। अब क्योंकि हमें ये जो 4 के बाद 1 है ना, यहाँ 0 बनाना है, 4 के बाद जो 1 है ना, इसके लिए यहाँ 0 बनाना है, तो यहाँ 0 कब बनेगा, इसमें से ये माइनस कटे, तो 100 में से 25 घटाओगे 75 बचेगा, 1 में से 3/4 घटाओगे तो 1/4 बचेगा, 4 में से आधा घटाओगे ना, तो ये बनेगा 7/2, 0 में से 1/4 घटाओगे तो -1/4, 1 में से 0 घटाया 1 और 0 में से 0 0, तो इसको यहाँ लिख देंगे हम, तो ये बना 75 1/4 7/2 1/4 7/2 0 -1/4 1 0। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अब आपको क्या है, यहाँ 0 बनाना है 3 की जगह, तो आप क्या करोगे 100 113 इस रो को ऊपर लिखोगे, जिसकी जगह हमें 0 बनाना है उस रो को ऊपर लिखना होगा आपको हमेशा ही, और जो भी आपको गुणा भाग करने होंगे ना, तो आपको उस रो में करेंगे जहाँ 1 बनाते हैं, अर्थात नीचे वाली रो में, ठीक है ना, 0 0 1। अब आपको क्या करना है, 3 की जो वैल्यू है ना, यहाँ 0 बनाना है, यानी किस जगह 0 बनाना है, और यहाँ 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते कभी भी कि आप यहाँ 3 को डिवाइड कर दो, यानी इसको 3 से डिवाइड कर दें तो ये 1 बन जाएगा, 1 - 1 करने पे 0। आपको जो भी गुणा भाग करने हैं वो नीचे वाली रो में ही करने होंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बना 75 आएगा, 100 में से 75 कटेगा तो 25 बचेगा। यहाँ करोगे तो 1 में से 9/4 घटाओगे, यानी 1 माइनस का 9/4, तो ये बनेगा माइनस का 5/4। ओके, 5/4 और यहाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3/2, तो 1 - 3/2 करोगे तो ये माइनस का 1/2 आएगा, और यहाँ 3 से करोगे 3 - 3 0, और यहाँ 3 से करोगे 3/4, 0 में से 3/4 माइनस करेंगे तो -3/4, यहाँ करोगे 3 में 0
3 का मल्टीप्लाई 0 से तो ये 0 आएगा, यहाँ करेंगे 0 तो 1 माइनस 0 0 होगा, तो ये बना वैल्यू 25 माइनस 5/4 माइनस 1/2 0 माइनस 3/4 और 0 0। ओके, अब आप जेड माइनस सी जे की वैल्यू निकालोगे। जेड माइनस सी जे की वैल्यू समझे आप इसमें, -5/4 का 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 1/4 का 0 से करेंगे 0 आएगा, 3/4 का 7 से करेंगे तो ये बनेगा 21/4। इसमें से 2 को माइनस करना है तो ये बनेगा, यहाँ देखिएगा 8 बनेगा, 21 में से 8 घटा दो तो बटे में तो आएगा 4। ओके, और ऊपर बन जाएगा ये 13, ठीक है ना। तो ये तो बन गया 13/4। यहाँ देखोगे -1/2 का 0 से करोगे तो 0 आएगा, 7/2 का 0 से करोगे 0 आएगा, 1/2 का 7 से करोगे तो ये बन जाएगा यहाँ 7/2। माइनस करना है हमको 5, तो इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेते हुए तो 10, 3 माइनस का 10 तो ये बन जाएगा, यानी 7 माइनस 10 करोगे तो माइनस का 3/2 -3/2, और यहाँ 0 0 और ये 7 7 माइनस 7 करोगे तो 0 आएगा, ये 0 0 और ये बनेगा 7/4, 7/4 में से 0 माइनस करोगे तो 7/4 ही आएगा, यहाँ 0 और ये 0 और ये 0 0 में से 0 माइनस करने पे 0 आया, ऐसे ये 0 इसका गुणा करोगे 0, ये भी 0 0 में से 0 माइनस करोगे तो 0 आएगा। ये कैलकुलेशन इतनी फास्ट करनी होगी आपको एग्जाम में, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। ओके, नेक्स्ट देखिएगा इसमें, अब आप देखो मिनिमम क्या है इसमें, मिनिमम ये वैल्यू है -3/2, मिनिमम जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ -3/2। तो आप यहाँ देखेंगे जो -3/2 है इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल रहेगा, एंटरिंग वेक्टर रहेगा, तो देखो -3/2 के करस्पॉन्डिंग ये y2 है ना ऊपर, तो प्रवेशी सदिश क्या आएगा y2। पहले यहाँ लिख देते हैं, जो कि z माइनस सी जे नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0, तब इसका हल विद्यमान नहीं। अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो फिर से निकालेंगे इसके लिए सॉल्यूशन। ये प्रोसेसिंग तब तक करनी है जब तक कि ये सभी क्या है 0 या 0 से बड़े ना हो जाए। ओके, अतः मिनिमम जेड माइनस सी जे इक्वल टू, जेड माइनस सी जे की जो मिनिमम वैल्यू है वो है -3/2, -3/2 के करस्पॉन्डिंग y2 यानी α2। ओके, तो प्रवेशी सदिश आएगा अपने पास α2, तब प्रवेशी सदिश बराबर α2। अब देखिए प्रवेशी सदिश तो हो गया α2, अब हम बात करेंगे अपगामी सदिश के बारे में। तो उसके लिए क्या है, आपको पहले ये थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो थीटा के बारे में हमने आपको पहले लिखाया था, थीटा इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स बी आई अपॉन बाई आई के, जहाँ बाई आई के क्या होता है ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ इसको आप फोकस करोगे कि जो बाई आई के की वैल्यू है ना वो क्या 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी यहाँ जो भाग देते हैं ना वो क्या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो यानी हमारा कहने का मतलब ये, अगर 25 को आप -1/2 से भाग दोगे तो नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो भाग दे रहे हैं ना वो क्या 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो इससे भाग नहीं देंगे 25 में, तो इसको खाली छोड़ देंगे। अब देखिए 7/2 का भाग दोगे 75 में, 75 में 7/2 का भाग दोगे तो ऊपर जाएगा तो 150/7 आएगा। ओके, 150/7। दूसरा क्या है, आप यहाँ 1/2 का भाग दोगे 25 में तो ये 50 बन जाएगा। तो अब देखिएगा आप इसमें मिनिमम कौन सा रहेगा, 50 और 150/7 में जो छोटा है ना वो रहेगा यहाँ 150/7। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, देखो α5, तो यहाँ α5 डिफॉल्टिंग वेक्टर होगा। तो देखेंगे आप इसमें थीटा की जो वैल्यू अभी लिखी थी, ये हम आपको पहले जो टेबल बनाई थी उसमें आपको बता चुके हैं। तो यहाँ बात करेंगे, क्योंकि थीटा इक्वल टू मिनिमम ऑफ
50 150/7 इक्वल टू 150/7। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है वो है अल्फा 5। तो आप लिख सकते हो अतः अपगामी सदिश बराबर अल्फा 5। अपगामी सदिश बराबर अल्फा 5। अब ये यहाँ अपगामी सदिश है तो मुख्य अवयव सेलेक्ट करेंगे। तो इसके सामने देखो और इसके ऊपर देखो तो मुख्य अवयव क्या है, क्रॉस पॉइंट ये बनेगा ना। तो मुख्य अवयव रहेगा यहाँ, मुख्य अवयव है अपने पास 7/2। ओके, मुख्य अवयव बराबर 7/2। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें तीसरी सिंप्लेक्स सारणी के बारे में बात करेंगे हम। टेबल तो सेम रहेगी। देखिए आपको बता चुके हैं ये टेबल तब तक बनाएंगे जब तक ये जेड माइनस सीजे क्या है ग्रेटर देन इक्वल 0 ना हो जाए। ओके, अब देखेंगे आप इसमें कि यहाँ जो 7/2 है ना, तो 7/2 से डिवाइड करते हुए टोटल यहाँ तक 0 तक, तो इसको लिख देंगे हम इस जगह। और दूसरा क्या है, डिपार्टिंग वेक्टर कौन सा है समझेंगे। यहाँ डिपार्टिंग वेक्टर है अपगामी सदिश अल्फा 5। अल्फा 5 की जगह कौन सा आना है, प्रवेशी सदिश अल्फा 2। तो 5 की जगह क्या लाओगे आप, अल्फा 2। अल्फा 2 है तो यहाँ x2 रहेगा। बाकी का 7 अल्फा 3 x3 h रहेगा। 7 अल्फा 3 x3 और ये है यहाँ 0 अल्फा 6 x6। 0 अल्फा 6 x6। अल्फा 2 के लिए देखो यहाँ कॉस्ट कितनी रहेगी, ये अल्फा 1 के लिए, ये अल्फा 2 के लिए, ये अल्फा 3 के लिए। तो अल्फा 2 के लिए क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 कॉस्ट देंगे। ओके, अब जैसा कि हमने आपको बताया कि हमें इसमें 1 बनाना होगा। वन बनाने के लिए क्या करेंगे समझे आप। इसमें यहाँ 1 बनाना है ना, तो आप इसको 7/2 से डिवाइड करो। तो 7/2 का भाग दोगे 75 में, तो 75 गुणा 2 150 बनेगा ना, 150/7 150/7। और यहाँ देखिए 1/4 में भाग दोगे, 1/4 को भाग दोगे आप 7/2 से, तो ये बनेगा 1/4 इंटू 2/7। तो ये बन जाएगा 2 से ये 2 टाइम 1/14। और x देखिए यहाँ 7/2 को 7/2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 1। और 7/2 से 0 को डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। 7/2 से -1/4 को डिवाइड करोगे, -1/4 अपॉन में 7/2 करोगे तो ये बनेगा यहाँ माइनस का 1/14। ऐसे ही एक को भाग दोगे ना 7, देखिएगा यहाँ एक में भाग दोगे 7/2 से, तो ये बन जाएगा 2/7। और यहाँ 0 को भाग दोगे आप 7/2 से, तो ये आ जाएगा 0। ओके, अब आप क्या करोगे, जैसे कि 7/2 के ऊपर 1/2 है ना, तो 1/2 को आपको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 25 3/4 1/2 इनको यहाँ नीचे लिख देंगे। 25 3/4 1/2 1 1/4 0 0। और जहाँ 1 बनाया है ना आपने, जो 1 बनाया है उस 1 वाले को आप क्या करोगे, नीचे लिख दोगे 150/7 1/14 1 0 -1/14 और ये 2/7 और 0। अब आपको इसमें करना क्या होगा कि यहाँ जो 7/2 था ना,
इसकी जगह 1 बनाया, तो ये जो 1/2 आया है ना, इसकी जगह 0 बनाना है। 1/2 के नीचे यहाँ 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए मैंने बताया आपको कि जो भी आपको गुणा भाग करना है वो वहीं करना होगा जहाँ 1 बनाते हैं, अर्थात नीचे वाली जो रो होती है। ओके, तो यहाँ आपको 1/, देखो 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए अगर हम 1/2 है तो यहाँ भी 1/2 बन जाए तो घटा के 0 बन जाएगा। तो 1/2 बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 1/2 से गुणा कर रहे हैं और 25 में से घटाओगे आप, तो 25 में से घटाओगे 1/2 का गुणा करोगे तो ये बनेगा 75। अरे 150 में 2 का भाग दोगे तो 75/7। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये बन जाएगा, यहाँ 25 गुणा 7 करोगे तो 175, 175 में से 75 घटाओगे तो 100 बचेगा, 100/7। ओके, यहाँ दोगे भाग तो ये बनेगा यहाँ 3/4 में से, और ये 1 में 14 गुणा 2 28। अब देखिए यहाँ 1/4 को कॉमन लें आप, और जैसे ही 1/4 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 3 माइनस का 1/7। यह बनेगा 21 माइनस 1, तो 20/7। 20 में आप 4 का भाग दोगे तो 5/7, ये 0 आ जाएगा। और यहाँ 1/2 का गुणा करोगे तो 0 ही बनेगा, 1 में से 0 घटाने पे 1 आया। ऐसे ही यहाँ देखिएगा 1/2 का गुणा करोगे ना तो ये बन जाएगा, यानी 1/2 का गुणा करोगे तो 1/4 में से, इस 1/4 में से घटाना होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, घटाओगे तो एक माइनस तो घटा रहे हैं तो उस वजह से एक ये है तो प्लस हो गया। 2 गुणा 14 करोगे 28 होगा। तो 1/4 को यहाँ से कॉमन लिया, कॉमन लिया तो ये बनेगा 7 और 1 8, 8/7। 8 में 4 का भाग दो तो 2/7 आ जाएगा यहाँ। ओके, यहाँ करोगे तो ये बनेगा 1/7। 0 में से 1/7 घटाओगे तो माइनस का 1/7। अरे 2 का भाग दिया है ना तो 1/7 बचेगा ना। ये टैक्स देखिएगा 1/2 का गुणा 0 से करो, 0 में से 0 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ओके, ये बना यहाँ 100/7। तो आपने ऊपर वाली रो को ही तो चेंज किया है, तो यहाँ ऊपर वाली रो के लिए लिखोगे आप कितना, ये 100/7। नेक्स्ट है ये 5/7, 0 1, और ये है 2/7 माइनस 1/7, और ये 0। नेक्स्ट देखोगे इसमें अब देखिए आपको क्या करना है, नीचे वाले में 0 बनाना है ना, तो नीचे वाली रो को देखेंगे आप, और ये है 25 माइनस का 5/4, 25 माइनस का 5/4 माइनस 1/2, 0 माइनस 3/4, ये है 0 0। ओके, अब आप इसको देखिएगा। अब आपको सेम देखिए 1/2 से तो मल्टीप्लाई करना होगा, अब माइनस करने की बजाय इनको दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ, तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये बनेगा 25 प्लस का 75 तो ये बनेगा, देखिए 175 और 75 250 बन जाएगा ना ये, यानी 250/7। तो यहाँ आ जाएगा ये 250/7, 250/7 आ जाएगा ना। यहाँ देखिएगा जब आप इसको ऐड करोगे तो ये बनेगा माइनस का 5/4, -5/4 प्लस का आएगा ये 1/28। तो आप इसमें से 1/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ये माइनस का 5 और प्लस का 1/7, तो ये बन जाएगा यहाँ -35 + 1, तो -34 बनेगा। -34/4 करोगे ना आप, 2 से डिवाइड करोगे, 2 से ये 17 माइनस का 17/2 आया ये, सॉरी देखिए ये बनेगा यहाँ माइनस का 34/7 -34/7 इंटू 4, तो ये 17/2, तो ये बन जाएगा यहाँ माइनस का 17/14। ओके, यहाँ करोगे 1/2 से तो ये ऐड करने पे 0 हो जाएगा, यहाँ 1/2 से करोगे तो 0 + 0 ये 0 हो जाएगा, और यहाँ करोगे 1/2 से और ऐड करोगे तो ये माइनस का 3/4 और ये माइनस का 3/, तो यहाँ करोगे माइनस का 3/4 और ये माइनस का 1/28,
तो इसमें से 1/4 कॉमन लिया ये आपने, तो माइनस का 3 और माइनस का, या फिर आप माइनस को ही कॉमन लें तो प्लस, ये बनेगा 21 और एक 22। 22/7 को आप 4 से भाग दोगे तो ये 11/14 बन जाएगा। ओके, 11/14, और यहाँ करोगे 1/2 से 2 कैंसिल, 1/7, तो ये आएगा प्लस का 1/7, और यहाँ करोगे तो 0 आएगा। तो इसको लिख दोगे 250/7। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आएगा ये 250/7, 250/7 है ये, और ये है माइनस का 17/14, -17/14, और ये 0, यहाँ भी 0, और ये 11/14, और ये 1/7, और ये 0। जेड माइनस सीजे की बात करें अब हम, तो इसका गुणा यहाँ करोगे 0 आएगा, 1/14 का गुणा करोगे तो ये बना 5/14। ओके, 5/7 का करोगे 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचा, इसमें से माइनस करना होगा तो ये बना, देखो 5 में से 2 गया 3, तो 42 + 5, तो ये बना 47/14। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं 47/14 यानी पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही सेम इसके लिए करें तो 0 और ये 5 और ये 0 0, देखो 5 आएगा, 5 में से 5 घटाने पे ये 0 बचा, फिर से ये 0 0 7 7 में से 7 घटाओगे तो 0 बनेगा। अब देखिएगा 11/14 का गुणा 0 से करोगे ये 0 हो जाएगा, और माइनस 1/14 का गुणा 5 से करेंगे तो ये बना माइनस का 5/14। 2/7 का करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 14 को गुणा 2 करोगे 28, 28 में से 5 को घटाओगे तो 23 बचा, 23/14 आया ये, पॉजिटिव बचा। ऐसे ही देखिएगा 1/7 का गुणा यहाँ 0 से करोगे तो ये 0, 2/7 का गुणा 5 से करेंगे ना तो ये बन जाएगा 10/7, और -1/7 का गुणा 7 से करोगे तो माइनस का 1। तो ये देखिएगा यहाँ सॉल्व करके ये बना 3/7, और देखिए ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, 0 आएगा, 0 में से 0 घटाने पे 0। अब आप देख पा रहे हैं ये जेड माइनस सीजे की जो वैल्यू है ना टोटली क्या है, ये 0 से बड़ी या बराबर है। ओके, ग्रेटर देन इक्वल 0 है। जेड माइनस सीजे की जो फाइनल वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0 है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल 0 है ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल विद्यमान है, जो कि जेड माइनस सीजे ग्रेटर देन इक्वल 0, तब इष्टतम हल तो देखेंगे यहाँ x, देखो x2 की वैल्यू क्या है 150/7, x2 इक्वल टू 150/7 एंड x3 इक्वल टू 100/7, और यहाँ x1 है नहीं तो 0, x6 तो हमने इंक्लूड किया था यहाँ सिलेक्ट वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल, क्योंकि अपने पास क्या है यहाँ मैक्सिमम z है जो 2x x1 x2 x3 है, तो हम ओनली x1 x2 x3 के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ टेबल में कहीं x1 नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या है 0 रहेगी। ओके, अब देखेंगे एंड z इक्वल टू बनेगा, या मैक्सिमम z इक्वल टू है ये 2x1 प्लस का 5x2 प्लस का 7x3, तो इसकी वैल्यू रखोगे यहाँ 2 इंटू में 150 बाई, देखिएगा x1 की वैल्यू क्या 0 है, तो 2 इंटू में 0 प्लस 5 इंटू में x2 की वैल्यू है ये 150/7 प्लस 7 इंटू x3 की वैल्यू है ये 100/7, तो आप लिख सकते हैं इसको, ये 0 बनेगा, और ये बनेगा यहाँ 7 कैंसिल 100 रह जाएगा ना, तो इसको सॉल्व करोगे ना 700, और ये बना 1450/7, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन रहा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने आपको सिंप्लेक्स